नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल कंसेप्ट्स, यानी कि जो हमारा भौतिक भूगोल है भारत से जुड़ा, हम उस पर बात करेंगे कि जो हमारे भारत के रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर डेजर्ट्स हैं, कहाँ पर लेक्स हैं, कौन सा प्लेन रीजन है, कौन सा प्लेट्यू रीजन है, उन सारे टॉपिक्स पर आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने वर्ल्ड के फिजिकल कंसेप्ट्स की बात की थी कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी लोकेशंस पे कहाँ पर कैसे क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा एज यूजुअल रिलेटेड होता है मैप से, जिसमें हमें पर्टिकुलर प्लेसेस जो हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनका 30 वर्ड्स में फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यानी कि घटशिला। अब अगर हम बात करते हैं घटशिला, तो घटशिला एक टाउन है झारखंड में और जो कि सुवर्ण रेखा के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। अगर हम यहीं पर देखें तो इसी घटशिला में हमें मिलता है एक काली माता का मंदिर, जिसको हम लोग रंकिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी घटशिला के आसपास के क्षेत्रों में डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा डलमा के नाम से जो है वो यहाँ पर स्थित है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसी घटशिला के पास हमें बुरुदी एक झील है वो मिलती है और वहीं पर एक बांध है जो बनाया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी घटशिला के संदर्भ में। अब अगर हम देखें सेकंड यानी कि तवांग। अब अगर तवांग की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अब अगर 2018 में पूछा गया तो उस समय पे जो इंडो चाइना का एक डिस्प्यूट था वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा था। वो जो डिस्प्यूट हुआ, इसीलिए आप देखिए 2018 में उस करंट से रिलेटेड जब वो सिनारियो था तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेंस का एग्ज़ाम हुआ और वहीं पर उन्होंने तवांग वैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो जो हमारा तवांग है ये हमारा एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश में। यह अपने आप में ज़िला भी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी है। फिर वही एक अपनी इम्पॉर्टेंट बात कि ये इंडिया और चाइना को लिंक करता है और इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट है और काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना इसके ऊपर अपना सॉवरेनिटी चाहता है। जैसे जैसे अगर आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर धीरे धीरे आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कि जो कंट्री आपसे कुछ नहीं कहती है वो कंट्री धीरे धीरे उसका जो मैप है उसमें चेंजेस आते जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में, कि जहाँ पर चाइना बार बार हमारे इंडियन टेरिटरी में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो तवांग वैली है यहीं पर एक सेला पास है, सेला पास यानी कि सेला दर्रा। आप देखिएगा कि जो ये सेला पास की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप इसको पीटी में अगर कहीं पढ़ेंगे तो आप देखिएगा जल्दी आपको सिक्किम और इन क्षेत्रों के आसपास या अरुणाचल प्रदेश के आसपास ऐसे पास का नाम सुनने को नहीं मिलता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ऐसे प्लेसेस पूछी गई, ठीक उन्हीं से रिलेटेड किसी न किसी दूसरे आयोग ने या फिर यूपीएससी ने वही प्लेसेस को अपने पीटी एग्ज़ाम में भी पूछा। तो जब हम बार बार इनके पेपर्स को पढ़ते रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ओवरलैप मिलते हैं, कि हमें लगता है ये क्वेश्चन ये तो यहाँ पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा था। तो जो सेला पास है तो ये हम देखें
ये गुवाहाटी से लिंक करेगा जो तवांग रीजन है उसे। यहीं पर एक प्रेजेंट टाइम पे एक टनल है वो भी बन रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तवांग से जुड़ी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नेय्यार की, तो नेय्यार की बात अगर करें तो यहीं पर ये एक क्षेत्र भी है, यानी कि मैं एक टाउन भी कह सकता हूँ इसको। साथ ही साथ एक नदी है जो यहाँ पर एक अगस्त्यमलाई और कन्याकुमारी के बीच बहती है, तो उस नदी का नाम है नेय्यार। और वहीं पर एक छोटी सी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का नाम भी नेय्यार है। इसी नेय्यार नदी पर नेय्यार बांध भी स्थित है। यहीं पर हमें नेय्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें हमें एलिफेंट मिलते हैं, नीलगिरी लंगूर मिलते हैं, साथ ही साथ नीलगिरी थार। अगर आप नीलगिरी थार की बात करते हैं तो यह कुछ भेड़ और हिरन के बीच की स्पेशीज को हम मानते हैं नीलगिरी थार को। अगर हम देखें तो जो हमारा ये नेय्यार जो हमारा रिवर का रीजन है ये थिरुअनंतपुरम केरल में, यहीं पर हमारा बांध भी स्थित है जो कि नेय्यार बांध के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें फोर्थ, यानी कि जो हमारा फोर्थ है उसका नाम है दंडेली। तो दंडेली एक टाउन है कर्नाटक में, और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि ब्लैक पैंथर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर भी एलिफेंट मिलते हैं, साथ ही साथ मंकीज़ के लिए भी ये एक बहुत फेवरेबल प्लेस है। तो जो दंडेली, और अगर हम अपने इंडिया के सदर्न रीजन को देखें, ये जो रीजन है हमारा एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बहुत, जैसे कहा जाए कि एक हाई डेंसिटी में एलिफेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर तो मुल्शी लेक या फिर मुल्शी झील। यह जो हमारा मुल्शी लेक है ये हमारा एक रिजर्वायर भी है, और अगर हम इसको देखें तो ये हमें मिलेगा महाराष्ट्र में। और ये एक जो महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट है, उस पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मुल्शी तालुक है ये वहाँ पर लोकेटेड है। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन मुल्शी लेक से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस के ऊपर। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अपनी जो ये प्लेसेस हैं इनको हम एक बार मैप पे लगाते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारे से पूछा गया था घटशिला। तो अगर घटशिला की मैं बात करूं तो घटशिला आपको यहाँ वाले पॉइंट पे मिलेगा, ये जो लोकेशन है, यानी कि इस झारखंड के जो लोकेशन में हमें मिलता है वो घटशिला मिलता है। सेकंड एज यूजुअल की अगर हम बात करते हैं तो तवांग हमें इस टिप पे मिलेगा, जो ये हमारा रीजन है अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेय्यार की, तो नेय्यार हमें यहाँ मिलेगी रिवर। तो नेय्यार कुछ नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें बहती हुई दिखती है। ऐसे ही हमसे पूछा गया दंडेली, तो दंडेली हम यहाँ कह सकते हैं, ये हमारी दंडेली की लोकेशन है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पास एक लोकेशन है जिसको हमसे पूछा गया था मुल्शी लेक, तो मुल्शी लेक हमें यहाँ मिलेगी, यानी कि जो ये पॉइंट है हमारा पुणे से आसपास के रीजन में, तो यहाँ हमें मुल्शी लेक मिलती है। तो ये हमारी सारी प्लेसेस थी जिनको हमने कुछ डिस्क्राइब किया, और साथ ही साथ हमने इनकी कुछ लोकेशंस को मैप पर मार्क किया। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ हिमालयाज। हिमालय की संरचना एवं उच्चावच का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीपीएससी 2016 में। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा हिमालयन रीजन है, तो जब हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि जो हमारा हिमालय है, जैसे अगर हम देखें तो जो हम इसको अगर अपने मैप पे देखें तो जो हमारा हिमालयन रीजन है वो यहाँ से मिलेगा हमें, ऐसे ऐसे। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये पूरा हिमालयन रीजन। तो ये कहा गया कि किसी समय पे जो हमारी 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जिसमें से एक अगर हम बात करें तो ये ऊपर का अंगारा लैंड और ये नीचे का हमारा गोंडवाना लैंड, ये बीच में हमारा किसी समय पे टेथिस सी था। जो ये हमारा मूवमेंट है जब ये ऊपर की तरफ हुआ धीरे धीरे, तो जो ये टेथिस सी है ये धीरे धीरे
सबसाइड होता चला गया और कंज्यूम होता चला गया। और ये लास्ट में जो ये हमारे अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक, और जैसे जैसे ये करीब आते गए तो जो टेथीस सी था ये खत्म होता चला गया। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो यहाँ वाला जो रीजन था, तो यहाँ पर जो शुरू में वाटर की प्रेजेंस थी, तो उससे हमें कुछ यहाँ वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे हिमालय की जो काराकोरम रेंजेस टाइप की हैं वो हमारी फॉर्म होती चली गई। और फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे ये वाटर खत्म होता चला गया, सबस्यूम होता चला गया, तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर सिर्फ हमें फोल्ड माउंटेन्स की ही फॉर्मेशन मिलती गई। अब अगर हम हिमालय की फर्दर की बात करें तो हिमालय जो हैं ये हमारे एक अल्पाइन माउंटेन्स में आते हैं, यानी कि सबसे लेटेस्ट में आते हैं, और सबसे लेटेस्ट में भी यंग फोल्ड माउंटेन्स इनके बारे में कहा गया। अब जो हिमालय है इसका जो फॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसको सूट करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए एक कोबर का जियोसिंक्लाइन, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, साथ ही साथ अर्थर कन्वेक्शन होम्स सेल थ्योरी। तो यानी कि अगर हम बात करें अर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी की, तो उसने ये कहा कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इसके नीचे कुछ सेल्स होते हैं, तो या तो ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं और या फिर ये डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, उससे कि इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है और फर्दर फिर हमें कुछ वॉल्केनिक प्रोसेस या फिर हमारी कुछ फॉर्मेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। और लास्टली जिसको हम सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल मानते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसने तो फिर हमारे सारे डाउट्स को क्लियर किया और बताया कि कहाँ पर किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ। तो जो हमारा हिमालय है, तो जैसे मैंने उसका आपको पास्ट बताया कि वो कैसे बनना शुरू हुआ, कैसे मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये सब पॉइंट्स को हम इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा हिमालय का कंपोजिशन है, यानी कि जहाँ पर उसने बात की है संरचना की, तो जब हम संरचना की बात करते हैं तो हिमालय में मेनली हमें जो मिलता है वो ग्रेनाइट मिलता है, और ग्रेनाइट भी हमें स्ट्रेटा फॉर्म में मिलता है। स्ट्रेटा का सेंस यानी कि जो हमारा लेयर्स हैं उस टाइप में हमें हिमालयन जो रॉक सिस्टम है वो देखने को मिलता है। अब ये तो हमारा कंपोजिशन हुआ। अब अगर हम कंपोजिशन से फर्दर चलते हैं, यानी कि जो ये कहा गया कि जो हमारा कंपोजिशन के बाद उच्चावच यानी कि रिलीफ की बात की गई है, तो जो ये हमारे रिलीफ बताए गए, इस रिलीफ में हम कैसे कह सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा हिमालय है इसमें ट्रांस हिमालय रीजन, ठीक, ट्रांस हिमालय रीजन, तिब्बत हिमालय रीजन, कैलाश, काराकोरम, तो लद्दाख, तिब्बत, जास्कर, काराकोरम, ये जितनी भी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं वो हमें इसी का ही पार्ट मिलती हैं। तो हम देखें अगर तो ये हमारा एक कंटिन्यूअस रेंज, ऐसे अगर हम ड्रॉ करके देखें एग्जैक्टली तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे रीजन से। तो ये जो हमारी एक मेन कंटिन्यूअस लाइन गई है, तो ये तो हमारे ग्रेट हिमालय हो गए। और जो ये अबव का रीजन है जो थोड़ा ड्राइड सा येलो येलो सा दिख रहा है आपको, ये लद्दाख रीजन है। तो लद्दाख रीजन यानी कि थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन अगर हम करें तो नेपाल में कैलाश हिमालय तक चले जाएं, तो ये सारे माउंटेन रेंजेस हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट माने गए। ट्रांस हिमालय के बाद जो ये हमने कंटिन्यूअस रेंज देखी, तो इस कंटिन्यूअस रेंज में अगर हम देखें तो ये हमारा ग्रेट हिमालय के नाम से जानी जाती है। और इस ग्रेट हिमालय में ही मैक्सिमम जो हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड की वो लोकेटेड हैं। अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद हमारे पास लेसर और मिडिल हिमालयाज़ का नाम आता है। लेसर और मिडिल हिमालयाज़ में अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे प्रेजेंट टाइम के जैसे कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल, स्पीति, या तो अगर हम बात करें जैसे हमारे उत्तराखंड के रेंजेस हैं, तो ये सब हमारे लेसर और मिडिल हिमालयन रेंजेस के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लास्ट शिवालिक्स, तो शिवालिक्स जो हैं वो हमारे फूट हिल्स हैं हिमालयाज़ के, यानी कि जो हमारे हिमालय का प्लेन रीजन्स के ऊपर जो कनेक्टिविटी का पॉइंट है उसको हम शिवालिक मानते हैं। तो ये हमारे हिमालय का पूरा एक स्ट्रक्चर है। फर्दर कैसे डिवाइड हुआ, तो जैसे कि हम बता सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर अगर हम बात करते हैं तो शचर जोन है, ऐसे करके जो हमारे डिवीज़न हुए इन रेंजेस के बारे में हम उनका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा जो एग्जैक्ट
स्ट्रक्चर थे हिमालयाज़ के, उनको हमने बताया। तो ऐसे हम अपने आंसर को पूरा फ्रेम कर सकते हैं। तो पहले हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री में गए, उसके बाद फिर हमने कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बाद कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, उनको हमने उनसे मैच कराया, फिर अपना स्ट्रक्चर दिया और रिलीफ दिया और फर्दर डिस्क्रिप्शन देते चले गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव ए रीजनल, तो जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव ए रीजनल अकाउंट ऑफ मालाबार कोस्टल रीजन, मालाबार तटीय क्षेत्र का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यूपीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर आप देखें, हमने पीटी में मैक्सिमम टाइम में ये देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक जाना गया। तो जो मालाबार तट है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक इंडिया में मिलता है। तो अगर हम इसको मैप पे देखें तो हमारे पास जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है, तो यहाँ पर, यानी कि ये कर्नाटक का मैंगलोर रीजन, और इस मैंगलोर रीजन से नीचे तक का जितना भी हमारा कोस्टल रीजन है, इसको हम मालाबार रीजन कह सकते हैं। अब ये जो हमारा मालाबार रीजन है, इस मालाबार रीजन में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना। तो अगर हम बात करें तो जो मालाबार रीजन है, सबसे पहले मैं शुरू करूं अगर, तो जो हमारा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का एक्सपेंशन है उसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 300 मीटर तक बताई जाती है। यह कोस्टल रीजन है, तो इसलिए जो यहाँ पर हमारे, जैसे ये कोस्टल रीजन ऐसे, ये हमारी एक बेस लाइन, तो ऐसे हमारे पास यहाँ बहुत सारे लेगून लेक्स मिलते हैं, वो भी इसी का एक फीचर है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो हमारा मालाबार का कोस्टल रीजन है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत है पर रेनफॉल भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है वो मेनली इसी रीजन से टकराती है और यहीं पर रेनफॉल करती है। अगर हम देखें इस मालाबार कोस्टल रीजन का, तो जो मॉनसून है वो मेनली साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच से मिलता है। जो मेन मॉनसून का जो सीज़न है, या हम ये कह सकते हैं मंथ्स के ड्यूरेशन, तो वो हमारा अप्रैल से लेकर नवंबर तक, ठीक, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। फिर अगर हम इस रीजन के सॉइल की बात करें तो सॉइल मेनली सैंडी है, बालुई प्रकार की है, लेटराइट है। अब लेटराइट है तो देखिए यहाँ पर लेटराइट सॉइल की एक सबसे बड़ा बेस्ट फीचर जो माना गया है वो माना गया है बागानी कृषि, यानी कि हॉर्टिकल्चर। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है उसमें देखिए आप टी प्रोड्यूसिंग रीजन, कैश्यू प्रोड्यूसिंग रीजन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, ये मेनली जो यहाँ के हायर रीजन्स हैं वहाँ पर खूब अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो सॉइल भी इनकी फेवरेबल मिल गई। अब अगर हम देखें इसका जो हमारे फॉरेस्ट और वेजिटेशन टाइप है, तो जो फॉरेस्ट और वेजिटेशन टाइप है, तो जो यहाँ पर वेजिटेशन मिलती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पर एक लंबे ड्यूरेशन तक मिलता है, इसलिए जो यहाँ पर वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। जो उनके मेन स्पेशीज़ हैं उसमें हम बता सकते हैं एबोनी, सिंकोना, रोजवुड, ये सब इसके एक इम्पॉर्टेंट स्पेशीज़ हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन रीजन्स में बागानी कृषि अच्छी होती है, तो जैसे देखिए आप जो हमारे बागान हैं अगर कुछ हाइट पे हैं तो बागान वहीं अच्छे हो सकते हैं जहाँ पर पानी तो खूब आए लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। अगर पानी इन पेड़ों की जड़ों में इकट्ठा होता रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर बागानी कृषि नहीं हो पाएगी। तो पानी जितना बरसा, जितना इनकी रूट्स को लेना हुआ लिया और फिर फर्दर पानी नीचे चला गया। तो लेटराइट सॉइल जहाँ जहाँ पर मिलेगी उनके पास में ये रहता है कि जो वाटर होल्डिंग है वो उतना ही करती हैं जितना कि उनके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो लेटराइट सॉइल वो हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट। जो यहाँ का हिली रीजन है उनकी उतनी ही हाइट है जितना मॉनसून्स के लिए नीड होती है, और बहुत ज़्यादा भी रेनफॉल अगर हो रही है पर पानी यहाँ पर रुक नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर बागानी कृषि बहुत अच्छे से डेवलप हुई है।
अब अगर हम फर्दर बात करें तो जो हमारा ये रीजन है, यहाँ पर हम मिनरल्स को अगर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना होगा हमेशा से, केरल के तट पर मोनाजाइट। यानी कि जो मोनाजाइट मिनरल है वो भी यहाँ पर खूब अच्छी तादाद में मिलता है और ये कहा जाता है 165 किलोमीटर की एक बेल्ट है जहाँ पर कोल्लम, कोच्चि, कोझिकोडे, इतना जो रीजन है इनका जो सैंडी डिपॉजिट्स हैं उसमें मोनाजाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मोनाजाइट अगर हम देखें तो फर्दर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो उनमें जो हमारे फ्यूल्स की ज़रूरत होती है तो मोनाजाइट हमें रॉ मटेरियल दे सकता है उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जिनमें से हम उनको यूज़ कर सकते हैं और फर्दर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो मोनाजाइट जो हमारा रॉ मटेरियल देता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, उसमें एक नाम आपने सुना होगा थोरियम। तो मोनाजाइट से हम थोरियम को ले सकते हैं और थोरियम को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें मालाबार रीजन की तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी क्रॉप्स हैं वो कैश क्रॉप्स हैं ज़्यादातर, जैसे टी, स्पाइसेस, बनाना, कार्डमम, कोकोनट। अगर आप देखें तो इन सब की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो जो यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं उनको अपनी प्रोड्यूस का अच्छे से अच्छा वैल्यू मिलता है, जिससे उसका ये बेनिफिट एक ये हुआ कि जो ये कैश क्रॉप्स उगाते हैं उससे इनकी इनकम भी ज़्यादा अच्छी इनको मिलती है। जब यहाँ पर इनकम अच्छी है तो जो यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी खूब अच्छे से डेवलप हुई हैं। अब जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं तो उनका भी एक रिज़ल्ट ये मिला कि एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ ज़्यादा जनरेट हुआ। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुआ तो यहाँ पर पॉपुलेशन का भी इंक्रीज़ हुआ, माइग्रेशन भी हुआ। तो जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं इस मालाबार कोस्ट पे, तो उसमें जैसे हम कोझिकोडे, कोल्लम, कोच्चि, एलोवे, तिरुवनंतपुरम, ये मेनली वो रीजन हैं जो कि हमारे हाईली डेंस पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। इंडस्ट्रीज़ मिल गई तो जहाँ पर जिन चीज़ों का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पब्लिक भी उधर ही मूव कर जाती है। और इसीलिए अगर हम देखें जो हमारे 1 मिलियन सिटीज़ हैं तो 2011 में इस बेल्ट में 7 सिटीज़ थीं जो इंक्लूड की गई थीं और ओवरऑल 53 सिटीज़ थीं जिनके अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो इस कोस्टल रीजन में क्यों इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो ये हमने सारा रीजन देते चले आए। अगर हम देखें ये जो रीजन है सबसे अच्छा वेल कनेक्टेड है सी से। आपने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया उसको एक्सपोर्ट करने में आसानी है। ये जो रीजन है रोड से भी अच्छा लिंक है, रेल से भी अच्छा लिंक है। इसीलिए जब यहाँ पर रेल, रोड, हमारा सी, एयर जब अच्छी कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर मूवमेंट भी फ्रीक्वेंट है और इस एरिया को एक अच्छा डेवलप रीजन के तौर पे डेवलप करने में ज्योग्राफी ने यहाँ पर हेल्प किया है। अगर हम देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो भी हमें यहाँ मिलेंगे तिरुवनंतपुरम में, कोच्चि में। तो ये सारे के सारे हमारे वो फैक्ट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस मालाबार कोस्टल रीजन के बारे में बताए। तो यहाँ पे हम अपना पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन किस मैनर से दे सकते हैं वो मैंने बताया। फर्दर हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस पूरे रीजन्स में क्यों इतनी संपन्नता है। अब जो संपन्नता है उससे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, किन किन रीजन में क्या क्या अफेक्ट पड़े हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। और कंक्लूज़न के लिए हमें यहाँ पर नीड नहीं है, सिर्फ हमसे उसने डिस्क्रिप्शन मांगा है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर बस जो अपने क्वेश्चन को हम एंड करेंगे तो उस पूरे क्वेश्चन को ऐसे एंड करेंगे कि हाँ जैसे एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपने जितनी भी चीज़ों को डिस्क्राइब किया तो वो आपके कंक्लूज़न में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक इकोनॉमिक फैक्टर से बात की आपके आगे कि इस रीजन में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अच्छी डेवलप हुई हैं, रेल रोड कनेक्टिविटी जो संपन्नता है उसको आप यहाँ पर अपने कंक्लूज़न में दे सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिइंग इम्पैक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भूकंप की तीव्रता और उसके परिमाण में विभेदन कीजिए और भारत के विभिन्न भागों में इसके विभिन्न भिन्न प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यूपीएससी 2014। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है और उसके वेरिइंग इम्पैक्ट्स जो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर
पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अर्थक्वेक है क्या। तो अर्थक्वेक के लिए ये कहा गया कि जो हमारे प्लेट्स के टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं उनसे जो फोर्स कॉज्ड होता है, यानी कि जो प्लेट्स का मूवमेंट है उससे जो हमारा फोर्स कॉज हुआ और जो वो फोर्स होगा वो एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात, यानी कि जो इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से जो फोर्स जनरेट हुआ उससे जो हमारा फोर्स जो अबव सरफेस है उस पे जब अपने एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो वो अर्थक्वेक होगा। और जो ये एनर्जी रिलीज्ड होती है ये मेनली सीस्मिक वेव्स में ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर बहुत हॉट है तो एनर्जी है, प्लेट्स का मूवमेंट है, तो जो वो एनर्जी है उस प्लेट्स के मूवमेंट्स को होने के बाद वो एक पूरी पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हम अपने अर्थक्वेक को एक डिफाइन कर सकते हैं कि एन अर्थक्वेक इज ए मेजर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द टेक्टोनिक फोर्सेस कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक थर्मल कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इन अर्थक्वेक एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अगर ये मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये जो मेरी डेफिनेशन है ये मैंने सविंदर सिंह यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी की जो बुक है उसमें से ये डेफिनेशन दिया हुआ है। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए ये कहा गया कि जो हमारी सीवियरिटी है अर्थक्वेक की कि वो कितना प्लेट्स के मूवमेंट को या फिर कितने प्लेट्स को वो हिला सकता है, और इस चीज़ को हम जानते हैं इंटेंसिटी को, यानी कि इंटेंसिटी कम भी हो सकती है और इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। इंटेंसिटी जैसे कि अगर बहुत हल्का मूवमेंट है तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जो इंटेंसिटी को हम नापते हैं अपने उसको हम मर्केलाई इंटेंसिटी स्केल पर नापते हैं। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड एक टाइप से साइज है क्वांटिटेटिव मेज़र ऑफ अर्थक्वेक का, यानी कि कितने बड़े रीजन में जो उसका सोर्स जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ और कितने बड़े एक क्वांटिटेटिव रीजन में उसके साइज में वो फैला, तो इस चीज़ को हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम मेज़र करते हैं रिश्टर स्केल पे। तो मैग्नीट्यूड में ही हम ये देखते हैं हर लेवल पे, जैसे कि रिश्टर स्केल पे बताया जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बार बार जैसे न्यूज़ में आता है कि रिश्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया, तो जो वो मैग्नीट्यूड है जैसे 7, तो वो बताएगा कि कितने मैग्नीट्यूड में जो हमारी ये सीस्मिक वेव्स हैं उन्होंने एनर्जी को रिलीज़ किया है और कितने बड़े रीजन में, तो इसे हम मैग्नीट्यूड के नाम से दे सकते हैं। अब अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात करें, वैसे तो दोनों ही देखने में लगभग सेम है। मैक्सिमम अगर आप फिज़िकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की देखेंगे तो वहाँ पर भी डिफ़ाइन किया है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को और लगाकर, यानी कि दोनों को एक ही चीज़ माना गया है। लेकिन अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कोई एक रेडियो स्टेशन है और उसने अपना ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को आउट किया, तो जैसे ही वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को वो आउट करेगा तो रेडियो और टेलीविज़न जो उनकी वेव्स को जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे। वो जैसे ही उनको गेन करेंगे तो आपस में जो दोनों का ट्रांसमिशन हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो और टेलीविज़न के बीच में वो होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इंटेंसिटी की बात करें तो अगर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग होंगे एकदम, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे उनकी इंटेंसिटी की, और जितना इंटेंसिटी उनकी स्ट्रॉन्ग होगी आपको उतना ही क्लियरिटी से अपना रेडियो और टेलीविज़न देखने को या सुनने को मिल पाएगा। अब इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अगर करीब होगा, निकट होगा, नियर होगा, तो डेफिनेटली आपको सिग्नल्स अच्छे, यानी कि जो अर्थक्वेक का एपी सेंटर ऑफ फोकस की बात करें अगर वो नियर बाई रीजन्स में होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की, अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाएगा तो डेफिनेटली इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते चले जाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस था इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। अब अगर हम अर्थक्वेक को बात करें कि ये अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो नेचुरल
अर्थक्वेक्स, यहाँ पर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का कुछ मूवमेंट होगा और जो अंदर की हीट एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज़ करेगी अपर सरफेस की तरफ और इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। तो इस चीज़ को हम जान पाएंगे कि अर्थक्वेक का नेचुरल रीजन के अंतर्गत आएगा ये। जैसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स होंगे, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होंगे। अब अगर हम बात करें आइसोस्टैटिक, यानी कि ये भी एक कॉज होगा अर्थक्वेक का। तो आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें मिलेंगे तो उसमें एक नाम आएगा प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। आइसोस्टैटिक यानी कि आइसोस्टैटिक जैसे कि हमने देखा था पीछे भूसंतुलन, तो जहाँ पर आइसोस्टेसी को बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होंगी तो वहाँ पर भी हमें अर्थक्वेक्स आते हुए दिखेंगे। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स यानी कि कहीं पर कोई रिजर्वायर का बन जाना, तो ये सारे के सारे हमारे कॉज बनेंगे अर्थक्वेक के जनरेट होने के। तो अर्थक्वेक था क्या? एनर्जी का रिलीज होना। क्यों होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट का होगा। क्यों आएगी एनर्जी? हीट एनर्जी जो अंदर सरफेस है। फिर जब ये ऊपर तक पहुंचेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई डिजास्टर क्रिएट करेगा। तो कई सारे उसके कॉजेज हैं जैसे मैंने बताया। अब हमसे ये क्वेश्चन में किया गया वेरिंग इम्पैक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा रीजन टू रीजन, बस इतना कह सकता हूँ कि हमारे इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन 1 में लीस्ट डेंजर रिस्क माना गया है, जहाँ पर हमारा पंजाब, हरियाणा और यूपी के प्लेन रीजन्स और बंगाल और बिहार के प्लेन रीजन्स, साथ ही साथ जो हमारा डेल्टा रीजन है गोदावरी का, कोस्टल रीजन महाराष्ट्र और केरल का, डेजर्ट रीजन राजस्थान का, गुजरात का, सिर्फ कच्छ को छोड़कर जोन 1 में आता है। जोन 2 लो डैमेज रिस्क यानी कि सदर्न पंजाब, सदर्न यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, कोस्टल उड़ीसा की बात करें और तमिलनाडु। जोन 3 मॉडरेट यानी कि रिस्क है भी डैमेज का और नहीं भी है, पर मॉडरेट की बात अगर हम करते हैं तो मॉडरेट लो से अबव। तो मॉडरेट में सबसे पहले हमारे पास आएगा साउथ एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मैक्सिमम एमपीसी में आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, सदर्न बिहार, झारखंड, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा। जोन 4 की बात करेंगे अगर तो हाई डैमेज रिस्क है। अब देखिए जोन 4 जो होगी ये हमारे लिए याद करने की बात होगी। तो जो जोन 4 है इसमें हाई डैमेज रिस्क जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ईस्टर्न यूपी, तराई, भाबर, हिमालयन रीजन, यूके, उत्तराखंड, बिहार एंड सिक्किम, ये सब जोन 4 में आएंगे। अब जोन 5 हम जान ही सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम हिमालयन रीजन्स, उत्तराखंड का वेस्ट हिमालयन रीजन, वेस्टर्न नॉर्दर्न बिहार। और वेस्टर्न नॉर्दर्न बिहार की अगर हम बात करेंगे तो मुंगेर, दरभंगा, और अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो हमारा मैक्सिमम रीजन है स्टेट्स का वो सब इसी जोन 5 में आता है। और सबसे लास्ट जिसको हमने छोड़ा था जो हमारा कच्छ का जो रीजन है गुजरात में। तो यानी कि ये हमारे पास वो सारी जोन्स हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में जैसे जैसे उनके इम्पैक्ट हैं, तो लीस्ट से लेकर वेरी हाई तक। बस यहाँ पर आपको थोड़े नाम याद रखने होंगे कि कौन लीस्ट में आता है, कौन लो में आता है, कौन मॉडरेट में, कौन हाई में और कौन वेरी हाई में। तो कुछ रीजन्स हैं, आप किसी भी अगर फिजिकल ज्योग्राफी की अगर इंडियन की बुक की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम में ये टेबल दे रखा है और अपने इन कुछ प्लेसेस को आपको हमेशा याद रखना होगा। जोन 5 में एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है गुजरात के कच्छ का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको छोड़ देते हैं तो उसे आप ना छोड़िएगा, याद रखिएगा कि जोन 5 में गुजरात का कच्छ आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड डिस्क्राइब द मेन रीजन्स इन ब्रीफ। भारत के भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा प्रमुख प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए ये एक इंडिया का मैप जहाँ पर हमारे इंडिया के ओवरऑल फिजिकल जो डिवीज़न्स हैं उनको दिखाया हुआ है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्थ की, तो नॉर्थ में ये हिमालय रीजन, ठीक। अगर हम देखें तो डेजर्ट रीजन, फिर अगर हम देखें तो ये सेंट्रल अपलैंड्स, साथ ही साथ डेक्कन प्लेट्यू रीजन। डेक्कन प्लेट्यू के बाद अगर देखें तो ये घाट्स रीजन है। फिर ये हमारे कोस्टल
की बात करें अगर, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स रीजन है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेन रीजन है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ वाला ये हमारा जो अबव रीजन था ये माउंटेनियस रीजन था, और ये हमारा प्लेट्यू रीजन, यानी कि जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, इस डेक्कन प्लेट्यू के रीजन यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और इसको जो डिवाइड किया गया है वो मालदा गैप से डिवाइड हुआ है। तो जो ये हमारी डाउन वार्पिंग हुई है उससे ये मेघालय का जो प्लेट्यू है वो रीजन अलग हो गया, पर इट इज़ द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड डिस्क्राइब द मेन रीजन्स इन ब्रीफ। तो अगर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन हों तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप ये ट्राई करिए कि अपने उस पूरे मैप पे जो हमारे ये दिए हैं रीजन, इनको आप लोकेट कर पाएँ। तो जब आप इनको लोकेट करेंगे तब आपको इन सारी रीजन्स को ईजी होगा इनको डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने इंडियन फिजियोग्राफी में, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लिखेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो या फिर द ग्रेट हिमालयाज या फिर द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो जो हमारे ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं जो हमारे इस इंडिया के इस रीजन में हैं, हम इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। कितनी इनकी परसेंटेज है, ओवरऑल कितना परसेंटेज है उनको हम बताएंगे। तो जहाँ पर आप देखें कि इंडिया के 100% को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि प्लेन रीजन्स हैं तो 43% हैं, कहीं पर अगर हमारे माउंटेनियस रीजन्स हैं तो उनको 14-17% के आसपास बताया गया। तो ये जो जितने भी रीजन्स हैं, डेजर्ट रीजन है 5%, 4%, 3%, तो इन सारे को आप परसेंटेज टू परसेंटेज लिखिए। तो पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले नॉर्दर्न में आप अपने हिमालयन रीजन्स को देंगे, फिर आप बताएंगे प्लेन रीजन्स। तो अगर हम प्लेन रीजन्स की बात करें तो मैक्सिमम जो ये प्लेन है ये 3 रिवर्स का कंसिडेंस है, यानी कि 3 प्लेन्स, इस 3 रिवर्स मिलेंगी, एक इंडस, एक हम अगर बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरी अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र। इन तीनों से ही ये हमारा प्लेन रीजन बना है। इंडिया में अराउंड 43% ये कहा जाता है कि ये कवर करता है। अब अगर हम देखें तो फिर इसके बाद हमारे पास एक सेंट्रल, यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हमने 2 में डिवाइड किया, एक सेंट्रल अपलैंड्स आएंगे और एक नीचे डेक्कन प्लेट्यू। तो फिर हम इस अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करेंगे और जहाँ पर हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेंट्रल अपलैंड्स में बुंदेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन, कुछ ऐसे की रीजन्स हमारे आते चले जाएंगे। अब इसी में जैसे अरावलीज हैं, अरावली इस रीजन पे तो ये उसके ईस्ट साइड से, ऐसे ही अगर हम देखें सतपुड़ा, फिर ताप्ती, नर्मदा, तो कहाँ पर कौन सी रिवर किसको डिवाइड कर रही है आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे। अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे इंपॉर्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो देखिए एक हमारा आएगा महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन, तेलंगाना रीजन आएगा। तो इन वाले रीजन्स के बारे में हम बताएंगे, कैसे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन सी रिवर्स हैं नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम फर्दर बात करें तो देखिए ये हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हमारे इस पॉइंट पे मिलेंगे जो कि नीलगिरी का पॉइंट है। और इसमें हम बताएंगे कि जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं ये ज़्यादा ब्रॉडर हैं, जैसे कि अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये थोड़े स्टीपर भी हैं और इनकी हाइट तो ज़्यादा है पर इनकी ब्रेड्थ कम है। अगर हम देखें तो जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं तो ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी रिवर्स आई हैं, वेस्टर्न घाट्स के इधर साइड से अगर हम देखें तो मैक्सिमम यहाँ से कोई भी रिवर क्रॉस करती हुई नहीं दिखती है। जो स्लोप है इंडिया का उसको भी हम दिखा सकते हैं कि वो स्लोप ईस्टवर्ड है। अब यहाँ पर हम अपने ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर है, कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, उनको हम बता सकते हैं। अगर ऐसे ही फिर हम अपने कोस्टल प्लेन्स रीजन्स पे चलेंगे, तो अगर हम कोस्टल प्लेन रीजन्स पे चलेंगे तो वहाँ पर क्या बेनिफिट है, कौन से मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, पोर्ट्स हैं कौन से ज़्यादा मिलते हैं, नेचुरल पोर्ट्स हैं कहाँ पर हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी इस कोस्टल रीजन्स के बारे में, इस इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा ही है बीपीएससी 60-62 में पूछा गया था। तो मैप से अगर आप मतलब मैप से अगर आप अपने इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन होगा वो एक वेटेड क्वेश्चन हो, वेटेड आंसर होगा। तो पूरी कोशिश करिए, मैप को ड्रॉ करिए। बार बार मैंने अपने हर वीडियो में मैप के ऊपर ज़रूर डिस्कस किया है, इसीलिए कि आप मैप पे जितने स्ट्रांग होंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास मटेरियल
लिखने को कम होता है। तो अगर कम होता है और स्पेस है तो हम उसको एक बहुत अच्छे से मैप पे लोकेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको एक बेनिफिट्स मिलेंगे अपनी मैप प्रैक्टिस के, और एग्जामिनर को भी थोड़ा एक पिक्टोरियल व्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम चीज़ों को जिनको आप अपने वर्ड से अच्छा नहीं समझा सकते, मे बी पॉसिबल कि आप उसको मैप में बहुत अच्छा दिखा जाए, और मे बी पॉसिबल कि आपका 100 वर्ड्स का 150 वर्ड्स का लिखा हुआ आंसर उतना वेरी ना करे जितना कि आप उसको एक छोटे से मैप पे डिनोट करके आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कराने में मदद करे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न लावा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी लावा पठार तथा छोटा नागपुर पठार के भौगोलिक प्रारूपों में विभेदन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2018 में। अब अगर अपने इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले हमारे को इस क्वेश्चन में जो डिस्क्राइब करना है वो दो एस्पेक्ट्स, यानी कि एक हमसे पूछा गया है लावा प्लेट्यू और दूसरा हमसे पूछा गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये हमारा मैप रीजन। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया तो मैक्सिमम की डेक्कन प्लेट्यू रीजन और डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ पर हमें जो पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है ये मेनली लावा से बना है, और लावा से बने होने से जो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें या फिर हमें इसका फीचर मिलता है वो इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टानों से ये मिलके बना है। जो ये डेक्कन प्लेट्यू है इसमें जो डेक्कन ट्रैप है, तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जो सतपुड़ा महाराष्ट्र में है, और साउथ में जो हमारा कर्नाटका और तेलंगाना यानी कि इस रीजन में यहाँ पर, और ये अबव, तो ये हमारे इस बीच के रीजन को हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और मैक्सिमम रीजन में हुआ ये कि किसी समय पे जो ये हमारा इंडिया का मूवमेंट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले हमारा इंडिया का जो था लैंड प्लेस वो ऐसा था, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया। तो जब ये ऊपर की तरफ आया तो जो इसके सेंट्रल पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स थे, उन आइलैंड से लगातार वॉल्केनिज्म होता गया और इसके सेंट्रल पार्ट पे जो ये लावा था फ्रॉम द डाउन साइड अप साइड आता गया, और ये एक लेयरिंग के फॉर्म में जमता गया। और जैसे जैसे ये जमा तो ये बसाल्ट का यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन मिलता है, इसीलिए क्योंकि जो लावा था वो नीचे से आके ऊपर जमता चला गया। तो ये डेक्कन ट्रैप का एक सबसे बड़ा फीचर है कि यहाँ पर हमें बसाल्ट रॉक्स या फिर बसाल्ट टाइप के हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इन्हीं को देखें तो जो ये रॉक्स का जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है, यानी कि जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है, ये एक लेयरों में हुआ है। तो जो हमारा ये डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर हमें लेयर्स मिलती हैं। इसीलिए मिलती हैं क्योंकि जो लावा था वो स्टेप बाय स्टेप एक बार कुछ समय के लिए ऊपर फ्लो होने लगा, फिर जम गया, फिर ऊपर फ्लो होने लगा, फिर जम गया। तो इसलिए यहाँ पर डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है और इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप नाम भी दिया जाता है। फिर आगे अगर हम देखें इसी ट्रैप से जो हमसे सेकंड पार्ट जो पूछा गया है तो वो हमसे पूछा गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो हमारे इस डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न रीजन में है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो इसमें कंसिस्ट करता है ये, तो इसमें झारखंड मैक्सिमम है, फिर नियर बाई उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है एंड छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे ही हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू का ओवरऑल जो एक्सपेंशन है वो मिलता है। अगर हम बात करें तो जो इसमें प्लेसेस हैं तो जैसे रांची प्लेट्यू, हजारीबाग रीजन, कोडरमा, दामोदर, पलामू, सिंहभूम, यह मैक्सिमम इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन्स में मिलती हैं। जो यहाँ पर अगर हम रॉक सिस्टम की बात करें तो जैसे हमने वहाँ देखा बसाल्ट, तो यहाँ पर हमें ग्रेनाइट और नीस मिलता है, और जो इस रीजन में धारवाड़ सिस्टम से रिलेटेड रॉक्स मिलते हैं वहाँ पर हमें फाइलाइट और मीका मिलता है। तो ये कुछ हमारा डिफरेंस था जो हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हमसे पूछा गया था नॉर्दर्न वेस्टर्न लावा प्लेट्यू। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न लावा प्लेट्यू का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है वो एक बसाल्ट नेचर में है,
और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है तो इसकी अगर हम बात करें तो यह एक लावा प्लेट्यू के साथ साथ जो इसके अंदर कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हमारा ग्रेनाइट का है और नीस का है। और जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वो फाइलाइट और मेका का, यानी कि हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में ग्रेनाइट और नीस, और अगर हम उधर बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की यानी कि डेक्कन ट्रैप की, तो वहाँ हमें मिलेगा अपना बसाल्ट। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है। कहाँ तक किसका एक्सपेंशन है ये हमने मैप पे आपको दिखाया था, ऐसे ही आप इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा कि जो जियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इसमें अलग अलग टाइप के जो भौमिकीय क्रम एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। तो यानी कि जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, इस प्लेट्यू रीजन में कौन कौन के टाइप से हमें रॉक सिस्टम मिलते हैं और उनका कंपोजिशन कैसा है। तो ये हमसे कुछ बात की गई। तो जो हमारा इंडिया है, जब कभी ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो उससे ये टूट के जब ये अबव मूवमेंट की तरफ चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा इसका शेप चेंज होता हुआ मिला। तो जैसा हम आज प्रेजेंट टाइम पे इंडिया को देखते हैं ऐसा वो तब नहीं था। इसी चीज़ के अंदर जब ये डिफरेंट ईयर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के बाद जब इनमें मूवमेंट हुआ तो जो चेंजेस आए, जो इनमें रॉक सिस्टम्स नए नए डेवलप हुए, उनको डिस्क्राइब करना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कंट्री का, इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उससे हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ की रॉक्स हैं उनका टाइप कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, स्लोप्स कैसे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। उसी से उस रीजन की जो सॉइल है वो सॉइल डिपेंड करेगी फॉर्म होना। तो जैसे रॉक्स होंगे, अब जैसे कि इग्नियस रॉक्स का अगर रॉक सिस्टम होगा तो मैक्सिमम आप ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें फ्यूल्स वगैरह और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की कंपोजिशन ज़्यादा मिलेगी। तो जब हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें वहाँ के रॉक सिस्टम्स और कंपोजिशंस को जानना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो हमारा इंडिया में डिवीज़न किया गया है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में किया गया है, और ग्रुप यानी कि समूह में किया गया। उसका सब डिवीज़न किया गया है सिस्टम में यानी कि क्रम में, और सिस्टम क्रम में यानी कि समूह का ही एक भाग है क्रम, और क्रम की ही बात को अगर हम करते हैं तो श्रेणी में यानी कि उसका एक उपक्रम। तो ग्रुप से छोटा सिस्टम और सिस्टम से छोटी सीरीज़। तो सबसे पुराने की बात अगर हम करते हैं तो आर्कियन ग्रुप, यानी कि इसमें हमें धारवाड़ सिस्टम मिलेगा। धारवाड़ सिस्टम में मैक्सिमम सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं जैसे कि सिस्ट है, फाइलाइट है, स्लेट है। जो हमारा धारवाड़ कर्नाटक का रीजन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन और सबसे पहले कंसंट्रेशन वहीं मिला था, इसीलिए इस रॉक सिस्टम को हम लोग धारवाड़ रॉक सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्सपेंशन अगर हम देखें साउथ में तो कर्नाटक से नीलगिरी तक, मदुराई और श्रीलंका तक हमें यही रॉक सिस्टम मिलता है। मेन जो इसके मिनरल्स हैं जो हम कह सकते हैं यहाँ से मिलते हैं, सिस्ट, टेल्क, आयरन और मार्बल। अगर हम सेकंड की बात करें कि ये मिडिल एंड ईस्टर्न पेनिनसुला पे ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एमपी में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। तो ये आर्कियन ग्रुप था। आर्कियन ग्रुप के बाद अगर हम बात करते हैं तो पुराण ग्रुप यानी कि पुराण समूह, इसमें आएगा कुडप्पा सिस्टम, यानी कि जो हमारा कुडप्पा रीजन है आंध्रा में, उस रीजन के साइड में जो हमें रॉक सिस्टम डेवलप हुआ हुआ मिलता है उसका हमारा नाम है कुडप्पा सिस्टम। फिर एक विंध्यान सिस्टम यानी कि विंध्याचल रीजन में मिलेगा। और यहाँ पर ये जो रीजन है ये माइनर मिनरल्स के लिए, माइनर मिनरल्स का सेंस कुछ हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कुछ नॉन मेटल्स टाइप के जो मिनरल्स मिलते हैं वो हमें इन सीरीज़ में मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो द्राविडियन ग्रुप आएगा, यानी कि जो हमारा साउथ का रीजन में जैसे तमिलनाडु का सदर्न कोर, कुछ तमिलनाडु का नॉर्दर्न कोर, उस वाले रीजन में द्राविडियन। और सबसे लास्ट अगर हम देखेंगे तो आर्यन ग्रुप में गोंडवाना सिस्टम,
और गोंडवाना सिस्टम का ही एक जो पार्ट हमें मिलेगा वो छोटा नागपुर प्लेट्यू और दामोदर वैली। तो इन छोटा नागपुर प्लेट्यू और दामोदर वैली मैक्सिमम मिनरल रिच रीजन है। तो अगर पीटी एग्जाम में देखें तो ये हमसे कई बार पूछा जाता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रॉक सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है गोंडवाना सिस्टम से। और अगर उससे पहले ग्रुप पूछा जाए तो वो आर्यन ग्रुप। तो ऐसे हमारे पूरे इंडिया के जियोलॉजिकल सिस्टम्स को डिवाइड किया गया है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है प्लेट्यू का, उससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कैसे किस मिनरल्स का कंपोजिशन है और किस रॉक सिस्टम का कंपोजिशन है और कौन से मिनरल्स वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते थे अपने इस क्वेश्चन नंबर 7 में, जो हमसे पूछा गया था यूपीपीएससी 2017 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए नोट ऑन मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2017 में। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन अगर पीटी में पूछा जाता है तो मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन देश से भारत की सीमा बनाती है। तो अगर किन देश की बात करते हैं तो ये चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर देखें तो जो ये हमारा मैकमोहन लाइन है, ये हमारा एक तरीके से जो हमारी नेचुरल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बीच में ड्रॉ की गई है। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा हिमालय का ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि अराउंड 1140 किलोमीटर, तो उसको शिमला एग्रीमेंट के अंडर में एक ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव थे हेनरी मैकमोहन, उसमें 1913 में ये ड्रॉ की गई थी। तो वहाँ से इसको एक्सपेंड किया गया है और जो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया चाइना का ओवरऑल डिवीज़न है और जो हमारा एक लाइन है 4057 किलोमीटर की, उसको ये पूरा डिवाइड करती है। मतलब यानी कि जो हमारे इंडिया और चाइना का जो डिवीज़न है 4057 किलोमीटर का, उसमें ये जो डिवाइड करता है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। कहाँ से आया, तो इसको नाम रखा गया था हेनरी मैकमोहन, जो कि एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे। शिमला एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया था कि इतना टेरिटरी उधर का रीजन होगा चाइना का और इधर का रीजन इंडिया का। तो प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना में एक डिस्प्यूट चल रहा है गलवान वैली में। तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं कभी भी जो फिज़िकल प्लेसेस को लेके या फिर हमारी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे तवांग वैली में बना तो तवांग पूछ लिया गया। अब की बार गलवान वैली की बात आ रही है तो आपको गलवान वैली। तो जब भी कभी आपको कुछ ऐसे जोग्राफिकल प्लेसेस जो हाईलाइट होते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से मैप पे लोकेट करिए, आसपास के रीजन्स को जानिए, उनकी बाउंड्रीज़ को जानिए और एक्सपेंशंस को जानिए, कौन से पासेस हैं उस रीजन में उनको पता करिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए मे बी। और ऐसा मोस्टली देखा गया है कि क्वेश्चंस उन टॉपिक से जोड़कर बनते हैं। तो जो हमारा मैकमोहन रेखा पर टिप्पणी करने की बात आई थी तो आप उस पर ये बात कह सकते हैं कि 1913 में जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे हेनरी मैकमोहन, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट के अंडर में इंडिया और चाइना का जो डिवीज़न किया है जिस लाइन से, तो उसको नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन और ये डिवाइड करती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिंग आउट द मेन स्ट्रक्चरल जोन्स एंड रिलेटेड टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। उत्तर भारत के प्रमुख संरचनात्मक प्रखंड एवं उनसे संबंधित धरातलीय आकृतियों को समझाइए। यह क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2014। अब अगर हम देखें मेन स्ट्रक्चरल जोन्स एंड रिलेटेड टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है तो नॉर्दर्न इंडिया में एक हमें हिमालयन रीजन मिलेगा। ऐसे ही एक हम अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स मिलेंगे। तो अगर हमसे बात की गई है नॉर्दर्न इंडिया की, तो नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्दर्न हिमालयन रीजन को डिस्क्राइब करते हैं और इनके टोपोग्राफिकल फीचर्स जो इनसे जुड़े हैं। अब टोपोग्राफिकल फीचर्स देखिए, जैसे कि अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में जो रिवर्स हैं जो अपने लोअर कोर्स में होती हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखें ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, मियांडर्स बनते हैं, फर्टिलिटी बनती है। तो जब कभी भी आपसे टोपोग्राफिक फीचर्स पूछे जाएं तो आप उस पर्टिकुलर रीजन में जो जो चीज़ें आपको बनती हुई दिखती हैं जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से,
उनको आप ज़रूर डिस्क्राइब करें। ऐसे ही अगर हम हिमालय के साइड जाएं तो देखिए आप हिमालय में हमें रिफ्ट वैलीज़ मिलेंगी, लेक्स का फॉर्मेशन मिलेगा, कई जगह पर अगर हम देखेंगे तो वी शेप वैली मिलेगी। तो ऐसे आप टोपोग्राफिकल फीचर्स उस पर्टिकुलर रीजन में ज़रूर डिनोट करिए। और जैसे अगर इंडिया के क्वेश्चन से पूछा गया है या इंडिया के आस्पेक्ट में, तो वहाँ पर जो इंडिया की जो प्लेसेस हैं उनका आप नाम लेके बताइए। जैसे कि अगर लेक्स हैं तो कहाँ कहाँ, जैसे नैनीताल रीजन है तो वहाँ पर कई सारी लेक्स हैं, तो उस रीजन का नाम भी बताइए आप हिमालय में। ऐसे ही अलूवियल फैंस बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, भाबर में, कहाँ बनते हैं, शिवालिक्स के फूट हिल्स पे, तो आप उनके नाम लेके उस सिटीज़ का बताइए या उन लोकेशन का नाम बताइए। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जहाँ पर हमसे ये पूछा गया, तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न जो इंडिया है तो माउंटेनियस रीजन और प्लेन रीजन हम उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें। और कैसे करना है ये भी मैंने बताया कि जहाँ पर पहले हिमालयन रीजन्स, फिर टोपोग्राफिक फीचर्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उनके टोपोग्राफिक फीचर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमसे पूछा गया था यूपीपीएससी 2014 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हजार्ड्स इन द हिमालयाज। हिमालयों में जल मौसमी खतरों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2014। अब सबसे पहले जो ये वर्ड है हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये वर्ड मीनिंग में क्या है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हजार्ड्स की, तो ये क्लाइमेटिक के एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। यानी कि हमें कहीं कहीं पर कुछ ऐसी परिघटनाएं घटती हुई दिखेंगी मौसम की वजह से, कि जो हमारा वो फिज़िकल फीचर होगा, जो भी रीजन होगा, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अफेक्ट मिलेगा। तो जैसे हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल, तो हाइड्रो का मतलब संबंधित हुआ पानी से, यानी कि वाटर का भी रोल होगा और साथ ही साथ क्लाइमेट का भी। तो अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फ्लड, यानी कि बाढ़, सूखा, अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स, और अगर हम बात करें तो मड स्लाइड्स, यानी कि भूस्खलन। तो अगर हम हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हजार्ड्स हम हिमालय में देखें तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंट मैनर में हमें आते हुए मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमें, जैसे कि हम एक टाइम पे अगर हम देखें तो केदारनाथ वाला रीजन, वहाँ पर एक्सट्रीम फ्लड्स हमें देखने को मिले। फिर अगर हम और ऐसे ही देखते रहें तो हम फ्रीक्वेंटली, मतलब एक दो साल के पीरियड में हमें लैंडस्लाइड्स मिलती हैं। अब ये जो हमारे हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हजार्ड्स हैं हिमालयाज में, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो इनका फ्रीक्वेंटली आने का जो सबसे बड़ा कॉज है, एक तो जो हमारी ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें ये हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक्टिव है। तो जब ये एक्टिव रहेगी तो डेफिनेटली जो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स हैं उनका बनना और डिस्ट्रॉय होना जारी रहेगा। तो अगर हम फ्लड्स को देखें तो जो हमारा ये हिमालयन रीजन है तो वहाँ पर रिवर्स जो हैं मेनली बिल्कुल लोअर कोर्स में नीचे बहा करती हैं। अब वहीं पर वो इरोजन भी करती हैं। अब धीरे धीरे उनका जो इरोजन प्लेन है, अगर हम देखें तो जैसे ये कोई एक माउंटेनियस रीजन, तो रिवर यहाँ कहीं आ रही है तो ये इरोड करेगी इसे। तो जैसे जैसे ये इरोड करेगी तो ये अपना वैली रीजन क्या करेगी, बड़ा करेगी। इसी चीज़ को जब कुछ टाइम हो जाएगा तो कोई टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो ये जब इरोजन बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर जो ये ऊपर का एरिया है ये सडनली सबस्यूम होगा और नीचे गिर पड़ेगा। तो ऐसे हमें लैंडस्लाइड्स मिलेंगे। तो जो एक सबसे बड़ा कॉज है लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स के लिए, तो एक तो इनका ये कि जो कंपोजिशन है वो मेनली सिल्ट वगैरह से हुआ है, यानी कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो सिल्ट के फॉर्म होने से, सिल्ट के एक्यूमुलेशन से बने हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो उनको टेम्परेचर और प्रेशर एग्जैक्ट नहीं मिला है, इसीलिए जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ के वो ज़्यादातर हमें कच्चे मिलते हैं। अब अगर यही कई हज़ार लाख साल गुजर जाएं तो जो ये मड है, सिल्ट है, ये बाई प्रेशर और टेम्परेचर लेयर टू लेयर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो हमें लैंडस्लाइड्स वगैरह की इतनी ज़्यादा जो परिघटनाएं हैं वो घटती हुई नहीं मिलेंगी।
सबसे बड़ा जो इनका एक कॉज बताया जाता है वो ये है कि हिमालयन रीजन्स पे जो डिफॉरेस्टेशन होता है, तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी एक कहीं ना कहीं कॉज है हमारे लैंडस्लाइड्स के लिए। अब अगर ट्रीज़ रहेंगे तो डेफिनेटली जो उनकी रूट्स हैं वो सॉइल को बांधे रहेंगी, लेकिन जब ट्रीज़ को कट कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो वहाँ पर इरोजन है वो प्रोसेस फास्टर मोड में होने लगेगी। तो जो फास्टर मोड में होने लगेगी तो जो हमारा रिवर अपने बेसिन की बात करेगी अगर, तो उसका भी एरिया इंक्रीज होता जाएगा और फ्लड प्रोन रीजन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा कि अगर उसका डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल डेफिनेटली एक जगह नहीं जम पाती है, उससे फिर प्रॉब्लम बढ़ती है कि वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स को देखें, पहाड़ कच्चे हैं, साथ ही साथ जो अभी टाइम पीरियड हुआ है हिमालयाज़ को बने हुए वो एक कम टाइम पीरियड हुआ है, तो एक ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो एक सबसे बड़ा कॉज। ड्रॉट्स की बात अगर हम करते हैं तो ड्रॉट रीजन भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जैसे कोई एक हिमालयन का ऐसा माउंटेन रीजन जो कि विंड डायरेक्शन के साइड है ऐसे, पर इसका बैक साइड अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये एक ड्राई रीजन है। तो जो ये ड्राई रीजन है तो उसके होने से एक अफेक्ट ये पड़ता है कि यहाँ पर रेनफॉल कम होगी। जैसे कि अगर हम देखें लद्दाख वगैरह का जो हमारा बैक साइड में ग्रेट हिमालयाज का रीजन है वहाँ तक हमारी मानसून विंड्स नहीं पहुँच पाती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो ये हमारे मीटेरोलॉजिकल हज़ार्ड्स। अगर हम और देखें तो जैसे हरिकेन्स वगैरह हैं, पर हमारे अपने हिमालयन रीजन में हरिकेन्स वगैरह तो इतना अफेक्टिव नहीं दिखते हैं, लेकिन ड्रॉट्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, तो उनके हमने सारे कॉजेज़ बताए कि क्यों क्यों वो कॉजेज़ उनके कॉज हैं जिनसे कि हमारे मीटेरोलॉजिकल हज़ार्ड्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने बात की, उनको मैंने हज़ार्ड्स जो होते हैं, कभी कभी एग्ज़ामिनर ये भी देखना चाहता है कि जो आपने जो ये टर्मिनोलॉजी है अगर आप उसके बारे में थोड़ा भी स्टार्ट में सही लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि हाँ आपको ये बात पता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक बात बनाने वाली बात है, तो एग्ज़ामिनर से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी सिर्फ बात बनाएं और जैसे एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम में हुआ करता है कि बस एक कॉपी में 32 पेजेस हैं और आपको वो पूरे फुल करने हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका एनालिसिस और माइंडसेट और साथ ही साथ आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो अगर आपको पता है, अच्छा पता है तो ही अच्छा लिखिए, अन्यथा मत लिखिए। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो भी वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका आपको एक अच्छा परसेंटेज अपने सब्जेक्ट में आना चाहिए। तो अगर हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक वास्ट सिलेबस है, लेकिन आपको हेल्प पीटी में भी देगा, मेंस में भी देगा और एज वेल एज इंटरव्यू तक देगा। तो ज्योग्राफी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है अपने सिलेक्शन के लिए। तो जितना भी आप हो सके बुक्स जितनी भी आपके पास हैं उनको फ्रीक्वेंटली रीड करिए, ताकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ना लेकिन थोड़ा भी इफेक्टिव जान पाएँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, जहाँ पे हमसे हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हज़ार्ड्स पूछे गए। तो अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रो है यानी कि पानी और मीटियोरोलॉजिकल है यानी कि मौसमी, यानी कि जल मौसमी जो हज़ार्ड्स हुए हैं। तो अब आप देखें तो कहीं कहीं हिमालय के अगर हम बात करें तो जो हमारा लेसर और मिडिल हिमालयाज़ हैं, तो जो हमारा ये ईस्टर्न रीजन से एक्सपेंशन वेस्टर्न की तरफ आया है, तो यहाँ रेनफॉल बहुत होती है और जितना जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वेस्टर्न टिप की तरफ, वहाँ पर हमें रेनफॉल कम मिलती है। तो ये सारे कुछ हज़ार्ड्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये लिख बताया गया कि ख़तरों का। तो अब आप देखिए ख़तरों में क्या है कि अगर आपने कोई रोड बनाई तो अगर कोई हैवी रेनफॉल हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर लैंडस्लाइड हो जाएगा तो वो रोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पाइपलाइन डाली तो प्रॉब्लम आ जाएगी, टेलीफोनिक लाइंस डालती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल डाला, यानी कि अगर आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क किया तो जो ये मीटियोरोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं ये डेफिनेटली आपको एक ह्यूज लॉस इनकर करेंगे। तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स यानी कि जो
हज़ार्ड्स हैं पहले आप उनको डिस्क्राइब करिए, फिर उनसे कुछ अफेक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करिए, और आई थिंक इट शुड बी इनफ कि आप फिर अपने क्वेश्चन को एक फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाइए और आप उसको पूरा कंप्लीट कर दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ मेघालय इन पेनिनसुलर इंडिया एंड डिस्कस इट्स वेजिटेशन एंड सॉइल टाइप्स। मेघालय को प्रायद्वीपीय भारत में सम्मिलित करने का औचित्य बताइए तथा वहाँ की वनस्पति एवं मृदा प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं अपने मेघालय की, तो मेघालय में जैसे कि हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न जब इंडिया के देखे थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक मैप दिखाया था, उसी को हम देखते हैं। जैसे कि अब हम अगर इस मैप में देखें तो ये जो हमारा ब्लॉक रीजन है, ये हमारा मेघालय का डाउन साइड रीजन, यानी कि एग्जैक्टली भी अगर मैं कहूँ तो ये कुछ इस डाउन साइड रीजन की बात करें, ये हमारा मेघालय रीजन है। और इसके बारे में ये कहा गया कि यह कहीं ना कहीं कभी इसी का ही एक पूरा पार्ट था, और इसका जो ये पार्ट था इसको किसी समय पे यानी कि कई लाख साल पहले एक डाउन वार्पिंग हुई, यानी कि ये वाला जो रीजन था हमारा इधर वाला, यह कुछ डाउन साइड गया। तो डाउन साइड गया तो बीच में एक मालदा गैप आया, उस मालदा गैप से इसका डिवीज़न हो गया। तो ये जो मालदा गैप से डिवीज़न हुआ, पर इसको हम लोग इंक्लूड अपने इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट में ही करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेघालय प्लेट्यू की, तो मेघालय प्लेट्यू में सबसे पहले जो इंक्लूड किया जाता है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, यह मोस्टली वो रीजन है जो कि मेघालय प्लेट्यू में इंक्लूड किया जाता है। अब अगर हम इनके रॉक सिस्टम्स को देखेंगे तो भी ये इसी के साथ ही मैच करते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सम्मिलित करने का औचित्य बताइए, तो जब हम आप इसकी एज जानते हैं तो एज भी हमें इसकी वही मिलती है। तो मैक्सिमम फीचर्स हमें इन दोनों के सेम मिलते हैं, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे किया गया है डिस्कस इट्स वेजिटेशन एंड सॉइल टाइप। तो अगर हम बात करते हैं इस रीजन के वेजिटेशन और सॉइल की, तो सबसे पहले जो हमारा ये रीजन है, इस रीजन में जो सॉइल है वो अगर हम मेघालय प्लेट्यू को कुछ ऐसे ड्रॉ करें और इसको ड्रॉ करने के साथ ऐसे, तो ये जो अपर पोर्शन है ये अलूवियल सॉइल का पोर्शन है, और अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो ये लेटराइट सॉइल का। तो यह तो इसकी सॉइल का डिस्क्रिप्शन है। अब इस सॉइल में जैसे कि अलूवियल सॉइल है तो हमारे लिए मोस्टली जैसे कि सीरियल्स हैं, जैसे कि व्हीट की बात करें तो कुछ ऐसे सीरियल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अब लेटराइट के लिए अगर हम बात करते हैं तो लेटराइट में हमें वही मिलेंगे जैसे कि जो हमारा जैसे कैश्यू नट्स हैं, हॉर्टिकल्चर वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं हमें वो लेटराइट सॉइल में अच्छी मिलती हैं। वेजिटेशन की भी अगर हम बात करें तो जो वेजिटेशन है तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वेजिटेशन। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं जो वेजिटेशन की बात करें तो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमें यहाँ मिलेंगे, साथ ही साथ ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो ये हमारे मेनली 3 टाइप की वेजिटेशन जो हमें यहाँ मिलेगी, एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जिसको हम कहें, और लास्टली अगर कहें तो सेमी एवरग्रीन। तो सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस। और मॉइस्ट डेसिडुअस इंडिया में वैसे भी मैक्सिमम परसेंटेज में हमें यही वेजिटेशन मिलती है। तो ये कुछ हमारे सॉइल टाइप और वेजिटेशन टाइप जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर हम ऐसे ही देखें तो जो इसका रीजन है मेघालय का, तो मेघालय में हमें ग्रेनाइट, नीस और ग्रेन्यूलाइट टाइप की रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर वो रॉक्स हमें ज़्यादा मिलते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा जो हमारा रिजेम्बलेंस है, यानी कि इस रीजन का और इस रीजन का वो सेम है। और अगर हम एरा की भी बात करें तो प्री कैम्ब्रियन एरा,
ये एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है जहाँ पे ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, और इसी से ये बात पता चलती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पार्ट थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ फिजियोग्राफिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत के भू आकृतिक प्रादेशिकरण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे यूपीपीएससी 2017 में। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फिजियोग्राफिक रीजनलाइजेशन, यह है क्या? तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि हमारा इंडो गैंगिस प्लेन रीजन, तो जो ये इंडो गैंगिस प्लेन रीजन है तो ये पूरा एक प्लेन रीजन। अब इस प्लेन रीजन को भी फर्दर, जैसे कि ये हमारा प्लेन रीजन, इसको हमने माना फर्स्ट ऑर्डर। फिर हम अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर पे, तो यानी कि सब माउंटेन रीजन या फिर सब माउंटेन बेल्ट, इसको हमने माना सेकंड ऑर्डर। और सब माउंटेन से अगर हम जब आगे चलेंगे तो जैसे कि सब शिवालिक, ये थर्ड ऑर्डर में, भाबर, फिर तराई, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर। तो जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजनलाइजेशन है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर के सब पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें पूछा गया है वो फिजियोग्राफिक रीजनलाइजेशन पूछा गया है इंडिया का। तो हमें ऐसे ही डिवाइड करना होगा पूरे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में। तो सबसे पहले जैसे मैंने नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया, तो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन रीजन। प्लेन रीजन में सब माउंटेन बेल्ट, बिल्कुल ऐसे ही एक रीजन आएगा ईस्ट घग्गर। तो जो ईस्ट घग्गर रीजन है उसमें आएगा खादर थर्ड ऑर्डर में, और बांगर थर्ड ऑर्डर में, और ईस्ट ऑफ घग्गर यानी कि ये हमारी रिवर, और उसके ईस्ट में जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होंगे वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड होंगे। पर ये ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो पूछा गया है ये हमारे इंडिया के फिजिकल रीजन्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो भी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पर्टिकुलर डिवाइड करने के लिए पूछा गया, और उसी के आधार पर रीजनलाइजेशन होता है। रीजनलाइजेशन में फिर अगर हम एक देखें तो एग्जांपल से वेस्ट घग्गर प्लेन, यानी कि घग्गर का वेस्ट रीजन, तो यहाँ पर हमें सतलुज अपलैंड रीजन, घग्गर का ट्रिब्यूटरी प्लेन रीजन्स। फिर ऐसे ही इंडो गैंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अरावली रीजन। तो जो अरावली है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर। इसमें सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे अगर हम तो अरावली हिल्स, अरावली अपलैंड्स, दिल्ली रिज, यमुना खादर। तो ये एक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछा गया और सिर्फ फिजिकल लैंडफॉर्म से भी आगे पूछा गया। तो जब कभी भी आपको पढ़ना है तो इस रीजनलाइजेशन से फिर आपको ध्यान करना होगा कि जो जो लैंडफॉर्म्स हैं उसका भी पर्टिकुलर रीजन आपको डिवाइड करके एक्सप्रेशन में देना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि रीजनलाइजेशन क्यों करा गया, तो रीजनलाइजेशन सबसे बड़ा प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। अब प्लानिंग में अगर हम देखेंगे जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग है हमारी, अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ह्यूमन प्लानिंग है, तो उस पूरे पर्सपेक्टिव में जो जिस रीजन में जैसे कल्चर्स होंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, उसी के बिहाफ से हमारा पूरा रीजनलाइजेशन डेवलप होगा। तो रीजनलाइजेशन इसीलिए करते हैं कि पहले एक ओवरऑल एस्पेक्ट, जैसे इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न और उस फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में भी पर्टिकुलर डिवीज़न। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है ये, अगर देखा जाए तो 250 वर्ड्स में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फिर नहीं देना होगा। फिजियोग्राफिक डिवीज़न और उसके पर्टिकुलर डिवीजन्स को आप डिवाइड करके बताइए। जैसे कि प्लेन रीजन है तो प्लेन रीजन में जो 3-4 रीजन हैं बस उनके नाम दीजिए और उनके सब पार्ट्स बताइए, और ऐसे ही फर्दर आगे चलते चले जाइए। तो ऐसे के लिए आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना एक फर्स्ट ऑर्डर ऐसे आप उसको बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपना पूरा एक लैंडफॉर्म का नाम, जिस जगह का फिजियोग्राफिक डिवीज़न का सब डिवीज़न और उसके फर्दर सब पार्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ऐसे आप दे सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल हजार्ड्स इन द हिमालयन रीजन। कमेंट विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स।
हिमालयन प्रदेश में भू आकृतिकीय परिवर्तन पर्यावरणीय आपदाओं के लिए अधिकांशतः उत्तरदायी है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ टिप्पणी कीजिए। तो अगर हमसे ये बात पूछी गई है तो सबसे पहले जैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हिमालयन रीजन में वो अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो दोनों हमें कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स के रूप में भी दिखते हैं। अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल रेंजेस, तो जैसे किसी माउंटेन रेंज के ऊपर अर्थक्वेक आया तो यहाँ पर बहुत बड़ा कोई एक रीजन जिसके ऊपर डेंस फॉरेस्ट होंगे, सपोज़ करिए वहाँ पे क्रैक्स आ गए तो बहुत सारे जो ट्रीज़ होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस रीजन में। और जब डिस्ट्रॉय होंगे तो ये सिर्फ एक प्लेन मड रीजन रह जाएगा। और जब ये मड रीजन रह जाएगा तो जो यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉस होगा वो एक ह्यूज लॉस होगा। तो ये एक जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स के लिए। अब जब यहाँ पर कोई एक माउंटेनियस रीजन और यहाँ पर खूब सारा जिसे कहा जाए कि जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस से एनवायरमेंटल लॉस होता है, तो जो ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ के डिस्ट्रॉय होने के बाद सबसे बड़ा जो इफेक्ट मिलेगा वो यहाँ के इकोसिस्टम को मिलेगा। तो जो इकोसिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो जैसे जैसे डेंस फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे वैसे वैसे इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होंगे। अब जब इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होंगे तो डेफिनेटली जो वहाँ पर स्पेशीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लगेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये सारा भी एक हमारा जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का ही इम्पैक्ट है जो इन्वायरमेंटल बेसिस पे है हिमालयन रीजन में। तो ये जैसे कि एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, साथ ही साथ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बुश फायर्स जो हमें ज़्यादातर उत्तराखंड के रीजन्स में मिलती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स को ही क्रिएट कर रहा है। मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज़ एवरी ईयर गेट बर्न्ड इन दैट टाइप ऑफ एम्बुश फायर्स। तो अगर हम देखें तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन्स हैं, अब जैसे कि कोई सेंचुरीज़ हैं उसमें भी लॉस होता है। तो अगर कोई जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होगी तो जैसे फ्लड आ गया या फिर कोई ड्रॉट रीजन हो गया तो भी वहाँ पर हमें ये लॉस देखने को मिलेगा कि जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको भी लॉस होगा। फिर अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखें तो एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मिलेगा जो स्नोफॉल है, जो स्नो लाइन है, तो उसकी स्नो लाइन में या तो अप मूवमेंट होना या फिर डाउन मूवमेंट होना। तो ये भी एक एनवायरमेंटल हज़ार्ड है जो हिमालयन रीजन में हमें मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से। अब डिफरेंट टाइप्स के जब यहाँ पर हमें ये कहा गया कि अर्थक्वेक्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, तो वहाँ पर जो हमारे प्योर वाटर के या फिर फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी अफेक्ट आएगा। अब उन पे अफेक्ट ये आएगा कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लेसर पॉइंट में हम लोगों को ले जाएगी। तो ये कुछ हमारे एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं जो जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से देखने को हिमालयन रीजन में मिलते हैं। क्वेश्चन था यूपीएससी 2018 में हमसे पूछा गया। अब यहीं पर अगर हम देखें तो जैसे कि जो भी हमारे जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हिमालयन में, अब जैसे कि अगर हम देखें तो रिफ्ट वैलीज़ हैं, जैसे कि हमारे रिफ्ट लेक्स हैं, तो इन सारे के सारे इन्वायरमेंटल लॉसेस कहीं पर प्लस में हो रहे हैं और कहीं पर माइनस में हो रहे हैं। तो हम उनको यहाँ पर दिखा सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ हमें अपना डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में दे सकते हैं। देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। क्रिटिक द स्टेटमेंट। दृश्य भूमि संरचना, प्रक्रम और अवस्था का एक प्रकार होता है। कथन की समीक्षा कीजिए। तो अब यहाँ पे कहा गया है क्रिटिक द स्टेटमेंट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीएससी 2018 में। अब लैंडस्केप अगर हम देखें तो जैसे किसी भी एक, जैसे हम डेजर्ट रीजन में जाएंगे, ठीक, तो वहाँ पर हमें जहाँ तक देखेंगे आसपास हमें कुछ डेजर्ट व्यू मिलेंगे। अगर हम किसी माउंटेनियस रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ माउंटेनियस व्यू मिलेंगे, वैसे ही कुछ लेक्स मिलेंगी, फॉरेस्ट मिलेंगे,
वैसे ही वहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी, फिर कहीं पर हमें ये कहा गया कि जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स होंगे वेजिटेशन वैसी मिलेगी। बिल्कुल ऐसी ही ये सारी चीज़ें हमारी इस लैंडस्केप में हमको मिलेंगी। अब अगर हम बात करते हैं जो ये क्वेश्चन में पूछा गया लैंडस्केप, जैसे कि जहाँ जो रीजन होगा उसी का हमें व्यू वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें किसी माउंटेनियस रीजन से प्लेन रीजन की तरफ जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ टोपोग्राफिक चेंजेस आते चले जाएंगे। इन्हीं सारे चेंजेस को हमें यहाँ पर दिखाना है और बताना है। तो यहाँ पर हमें क्रिटिक भी करना है स्टेटमेंट को कि मतलब इसका हमें प्लस और माइनस दोनों ही देना होगा। तो जो हमारा लैंडस्केप का फंक्शन है वो ही स्ट्रक्चर होगा फंक्शन का, प्रोसेस होगी और स्टेज होगी। यानी कि धीरे धीरे वही लैंडस्केप वो चेंजेस में आते चले जाएंगे। तो अब अगर हम देखें तो इसको हम पूरा ब्रीफ यहाँ पर दे सकते हैं और इन सारी इंफॉर्मेशंस को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डू माउंटेनियर्स कंस्टिट्यूट ए थ्रेट टू माउंट एवरेस्ट? पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के लिए किस प्रकार खतरा है? तो अगर हम देखें तो ये सबसे पहले जैसे करंट में एक न्यूज़ ये थी कि जो हमारा नेपाल है उसने फ़ीस बढ़ा दी है, और फीस जो बढ़ाई है वो जो जैसे माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं जो भी माउंटेनियर्स, उनके लिए उसने रिसेंट में अपनी जो फ़ीस थी उसको इंक्रीज़ किया। तो जो इंक्रीज़ किया तो उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि जो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है उसे रोका जाए। क्योंकि जब माउंटेनियर्स अपने माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, मिशंस पे जाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट है जो वहाँ पर एक एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा होता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल लॉस है इस रीजन के लिए। अब जैसे कि बायोडिग्रेडेबल्स हैं उनको तो हम छोड़ दें, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, कुछ हमारे यूज़ एंड थ्रो टाइप के जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, या फिर हम बात करें जो हमारे प्लेट्स हैं यूज़ एंड थ्रो की, वो सारी चीज़ें हम जितने भी माउंटेनियर्स वहाँ माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं उन सबको वो सब वहीं पर ही उसको छोड़ देते हैं। तो उससे हुआ ये है कि जो यहाँ वाला पूरा रीजन है जो एक इको सेंसिटिव रीजन है वो काफ़ी इन्वायरमेंटल लॉस में जा रहा है। तो जो नेपाल है उसने क्या किया है, अपना रिसेंट में एक उसकी जो माउंटेनियरिंग की जो वो फीस लेता है उसको इंक्रीज़ किया। तो आप देखें जो ये क्वेश्चन है ये उसी से इंस्पायर्ड है। तो जब रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया आपसे। तो ये तो आपने सारे के मैंने आपको कुछ थ्रेड्स थी जो इनके बारे में बताई कि आप कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं रिसेंट में। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो पर्वतारोही हैं वो माउंट एवरेस्ट के लिए किस प्रकार खतरा है। तो अब देखिए जैसे कि आप एक किसी पर्टिकुलर लाइन से जाएंगे तो यहाँ पर एक पूरी लाइन बन जाती है। धीरे धीरे यहीं पर जब फ्रीक्वेंट मूवमेंट होने लगेगा तो ये लाइन क्या होने लगेगी, गहरी, और एक जैसे रोड सी बन जाएगी। और फिर ये कहीं ना कहीं एक इस रीजन में जो ये हमारा माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर ये एक क्रैक डाल सकता है और इसको कोई एक जियोमॉर्फोलॉजिकल मैनर में लॉस दे सकता है। तो जो एक लॉस है वो ये इस टाइप से लॉस है। जो इनका यूटेंसिल्स हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, जो ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल है जो वहाँ पर रह जाती हैं, वह सारी भी एक एनवायरमेंटल लॉस ही क्रिएट कर रही हैं माउंट एवरेस्ट पे। साथ ही साथ जब यहाँ पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट होगा तो जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है वो भी अफेक्ट होने लगेगा। तो जब यह सारे अफेक्ट देखे गए तभी नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टेप लिया और इसकी फ़ीस को इंक्रीज़ किया। तो ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स लिख सकते थे जो फ्रीक्वेंट माउंटेनियरिंग से माउंट एवरेस्ट को रोक सकते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे एक वर्ल्ड का हेरिटेज है। तो अगर इस तरीके से उस पर मूवमेंट होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेंगे। तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया। साथ ही साथ जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस, एनवायरनमेंट का लॉस, फिर जियोग्राफिकल मैनर में लॉस है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे उनको भी यूटिलाइज़ करा जाएगा। तो ये जितने भी सारे अफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं इन सारे अफेक्ट्स को हम यहाँ पर एक
सीक्वल मैनर में डाल सकते हैं और उसको लाइन अप में करते हुए, कंक्लूड करते हुए अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।